हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं अंकिता मिश्रा। हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य के संपूर्ण PYQ जो भी आपके प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं। और इन्हीं मॉक टेस्ट को हम देखेंगे फ्रेंड, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आपकी BPSC TRE 3.0 हो या फिर नेट GRF की परीक्षा हो आपकी, या TGT PGT हो, या फिर BPSC TRE 3.04 हो, मतलब कोई भी परीक्षा जो भी आपकी हिंदी साहित्य से हो फ्रेंड, जहाँ पे संपूर्ण साहित्य पूछा जा रहा है, उस सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और ये साहित्य नहीं प्लस व्याकरण की भी सीरीज है फ्रेंड। तो हमारे जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और अपने फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करें, अपने स्टडी ग्रुप तक पहुँचाएँ। और पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चंस। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 28 है फ्रेंड। 28 प्रैक्टिस सेट हो चुके थे। किन्हीं कारणों से कुछ दिन मैं क्लास नहीं दे पाई, आज फिर से रीओपन हो रहा है फ्रेंड। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है रिट्ठ नेम चर्यु, हृदय कुमार चर्यु, पयुम चर्यु, भविष्यत कहाँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। तो आप देखेंगे पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन सी है फ्रेंड। तो पुष्पदंत की प्रबंध रचना आप देखेंगे हृदय कुमार चर्यु है, ठीक है। क्योंकि भविष्यत कहाँ, ये तो धनपाल की है। पयम चर्यु स्वयंभू की है, ठीक है। रिट्ठ नेम चर्यु भी स्वयंभू की ही रचना है फ्रेंड। लेकिन हृदय कुमार चर्यु किसकी है, तो पुष्पदंत की है। आइए थोड़ी सी व्याख्या भी देखते चलते हैं हम। देखिए हृदय कुमार चर्यु, नाग कुमार चर्यु पुष्पदंत का ये प्रबंध महाकाव्य है। रिट्ठ नेम चर्यु या अरिष्ट नेम चरित स्वयंभू का है। साथ ही प्रबम चर्यु, पयम चर्यु और पदचरित भी स्वयंभू का प्रबंध काव्य ही है। और भविष्यत कहाँ या सूर्य या पंचमी या धनपाल की रचना है। चलिए फ्रेंड थोड़ा सा इस प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि आपकी ये क्वेश्चन एस्टेट में पूछा गया था। तो किस टॉपिक पर बात थी फ्रेंड, बात थी भाग्यवती पर, ठीक है। तो भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लोरी की है, बिल्कुल ये तो राइट है ही। लेकिन एक पूछा गया था फ्रेंड भाग्यवंती, ठीक है, भाग्यवंती। इसको आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, भाग्यवंती इसकी रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या है फ्रेंड, संख्या क्या है, तो दूसरा ही प्रश्न है, परंतु प्रैक्टिस सीरीज के अनुसार 21 है। तो यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, शांति प्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर मुकुटधर पांडे, ठीक है। तो फ्रेंड ये जयशंकर प्रसाद हैं। यथार्थ और छायावाद निबंध के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। और आइए कुछ और निबंध भी देखेंगे हम, जैसे वृत्ति और विकास शांति प्रिय द्विवेदी, रीति और शैली नंद दुलारे वाजपेयी, हिंदी और छायावाद मुकुटधर पांडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का एक पात्र सर्वनाग है। राजश्री, अस्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ या फिर विशाख, ठीक है। तो फ्रेंड सर्वनाग है, तो जन्मेजय का नागयज्ञ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सी दिया है, इसमें तो बी दिया है, तो देख लीजिए बी है, सी नहीं है, ठीक है। अस्कंदगुप्त आप यहाँ देखेंगे तो अस्कंदगुप्त का समय क्या है, 1928 ईस्वी, और इसके पात्र हैं सर्वनाग। अब देखिए आप नाग देखकर जो है जन्मेजय के नागयज्ञ पर मत पहुँच जाना, क्योंकि सर्वनाग अस्कंदगुप्त का पात्र है। मातृगुप्त, धातुसेन और अनंत देवी। राजश्री का समय कब है, 1915 ईस्वी। पात्र हैं इसके गुह वर्मा, बिकट घोष, जयवर्धन, हर्षवर्धन, गृह वर्मा, राजश्री। जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी। उतंक मणिमाला, जरत्कार, दामिनी, कश्यप, ठीक है। तो जन्मेजय का नागयज्ञ कब है, 1926 ईस्वी में है। और पात्र उतंक मणिमाला
जरत्कारु, दामिनी और कश्यप। विशाख का समय 1921 ईस्वी। इसके पात्र हैं नरदेव, चंद्रलेखा, इरावती। और इरावती तो अधूरा उपन्यास भी है, लेकिन यहाँ पे पात्र है विशाख की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? अंधा कुआं, सच कहूँ तो, नेपथ्य राग और चिंदियों की एक झालर। ठीक है, तो अंधा कुआं किसका है फ्रेंड? अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का है, और नेपथ्य राग ये मीरा कुमार का है। ठीक है, लेकिन चिंदियों की एक झालर ये क्या है? ये नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आइए हम डिटेल में देखेंगे। तो अंधा कुआं किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का। 1955 में ये स्त्री समस्या के विषय को लेकर लिखा गया है। और सच कहूँ तो ये 1993 ईस्वी प्रभाकर क्षत्रिय का है, और ये बीसल देव रासो पर आधारित स्त्री वियोग वर्णन है। नेपथ्य राग 2004 मीराकांत का है, स्त्री समस्या से ही है ये भी। चिंदियों की एक झालर 1969 ईस्वी अमृत राय की है, लेकिन ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सामाजिक व्यवस्था का चित्रण है, ना कि इसमें स्त्री की समस्या को लेकर है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अंत हाजिर हो किस महिला नाटककार की रचना है? शांति मेहरोत्रा, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा या फिर मीराकांत। ठीक है, तो अंत हाजिर हो, अंत में हाजिर कौन हो रहे हैं फ्रेंड? तो अंत में हाजिर हो रहे हैं मीराकांत। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइए और भी कुछ नाटक और नाटककार को देख लेते हैं। और भी नाटक है, जैसे अंत हाजिर हो नेपथ्य राग 2004 मीराकांत नाटककार हैं। एक और दिन ठहरा हुआ पानी शांति मेहरोत्रा। जो राम रचि राखा आदमी जो मछुआरा नहीं ये मृणाल पांडे हैं। काठ की गाड़ी बांस की घाटी ये त्रिपुरारी शर्मा हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। छाया नामक एकांकी के लेखक हैं? उपेंद्र नाथ अश्क हैं, राम कुमार वर्मा हैं, या फिर उदय शंकर भट्ट हैं, या सुदर्शन हैं। ठीक है, तो छाया नामक एकांकी के लेखक कौन है? सुदर्शन है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और भी कुछ एकांकीकार को जानते हैं। तो एकांकी है फ्रेंड छाया सुदर्शन की है। चरवाहे उपेंद्र नाथ अश्क की। काम कंदला राम कुमार वर्मा, और धूप शिखा उदय शंकर भट्ट की है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भीष्मशानी के नाटकों का सही अनुक्रम है? तो माधवी, मुआवजे, आलमगीर, हानूश। हानूश, माधवी, मुआवजे, आलमगीर। मुआवजे, हानूश, आलमगीर, माधवी। आलमगीर, माधवी, हानूश और मुआवजे। ये सारे के सारे भीष्मशानी के ही नाटक है, लेकिन अनुक्रम से आपको लगाने हैं। तो फ्रेंड इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है? तो सबसे पहले है हानूश, ठीक है, फिर माधवी, मुआवजे और आलमगीर। आइए देखते हैं कि कैसे। ठीक है, तो देखिए भीष्मशानी के नाटकों का सही अनुक्रम है हानूश। हानूश कब का है? तो 1977 का है। ठीक है, हानूश कब का है? तो 1977 का है। कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड। और अगला प्रश्न आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम लगाना है। और हम छोटा करते हैं स्क्रीन को जिससे आपको दिख सके। ठीक है, तो ये रहे चारों ऑप्शंस। और ऑप्शंस क्या क्या हैं? युगे युगे क्रांति, सत्ता के आर पार, डॉक्टर, टूटते परिवेश, डॉक्टर, सत्ता के आर पार, युगे युगे क्रांति, सत्ता के आर पार, परिवेश, युगे युगे क्रांति, डॉक्टर, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, सत्ता के आर पार। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड? तो कौन सा ऑप्शन राइट है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
पहले है डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, सत्ता के आर पार द्वार। तो डॉक्टर का समय क्या है फ्रेंड? डॉक्टर का समय है 1958 ईस्वी। ठीक है। फिर है युगे युगे क्रांति, युगे युगे क्रांति का समय है 1969 ईस्वी। टूटते परिवेश, परिवेश कब टूट रहे हैं? 1974 में। कुहासा और किरण 1975, डरे हुए लोग 1978, बंदिनी 1979 और अब नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981, श्वेत कमल 1984। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, और सभी साथी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है फ्रेंड, इनमें से कौन अनुभाव का एक भेद है? निर्वेद, वीड़ा, उन्माद या फिर आहार्य। तो देखिए 4 होते हैं, 4 प्रकार के अनुभाव। ठीक है। कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। ठीक है। तो आहार्य एक भेद है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आप देखेंगे यहाँ से आचार्य भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में सूत्र है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगा, दृष्टनिष्पत्ति में अनुभाव का वर्णन किया गया है। वाचिक, आंगिक, सात्विक। ये भानुदत्त के अनुसार भेद 4 भेद इस प्रकार हैं। ठीक है। कायिक, मानसिक, आहार, सात्विक, निर्वेद, वीड़ा, उन्माद, संचारी भाव हैं। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे फ्रेंड अगले प्रश्न को। अगला ही प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और प्रश्न है क्या फ्रेंड? तो प्रश्न है, शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? जहाँ शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर उपर्युक्त सभी। ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है? देखिए फ्रेंड यहाँ पे व्यंग्यार्थ आ गया है। ठीक है। व्यंग्यार्थ का मतलब व्यंजना की गई है। ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सेकेंड, आगे देखेंगे हम थोड़ा सा इसको डिटेल से। देखिए विशेषता, सिद्धांत और शब्द शक्ति को देखते चलते हैं। शब्द में जहाँ मूल अर्थ मुख्यार्थ होता है, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। और जहाँ मुख्यार्थ बाधित होता है और लक्ष्यार्थ आता है, ठीक है, तो वहाँ पे लक्षणा या लक्ष्य या लक्ष्यार्थ शब्द शक्ति होती है। और जहाँ पे मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों बाधित हों और व्यंग्यार्थ अभीष्ट हो, वहाँ पे व्यंजना, व्यंजक या फिर व्यंग्यार्थ होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी थी? दंडी ने, भामा ने, वामन ने या फिर आचार्य आनंदवर्धन ने। ठीक है। ठीक है। तो काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी थी फ्रेंड? तो आचार्य वामन ने दी थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो वामन ने काव्य दोष को सर्वप्रथम परिभाषा दी थी फ्रेंड, और कहा था विपर्यात्मनो दोषा, अर्थात गुण की आत्मा के विपरीत अवयव ही दोष है। इन्होंने दोषों की संख्या 20 मानी, जिसमें 10 दोष माने और 10 ही गुण माने। ठीक है। और दंडी ने गुण को रीति नियामक सिद्ध करने वाले, दंडी को गुण को रीति नियामक सिद्ध करने वाला प्रथम आचार्य स्वीकारा गया फ्रेंड। इन्होंने काव्य में कटु वचन को दोष माना है। और भामा ने कुवित्त को साक्षात मृत्यु माना है। आनंदवर्धन ने रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले प्रथम आचार्य आनंदवर्धन हैं। और हेता को काव्य में जोड़ने की चेष्टा की है। ठीक है। किसने? तो आनंदवर्धन ने। लेकिन और इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे आपसे प्रश्न बनता है औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ठीक है। तो
क्षेमेंद्र हैं, लेकिन रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले अगर प्रथम आचार्य पूछे जाएं तो आनंदवर्धन है। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है आपका अलंकार से, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पूछा गया है। तो पाय महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावर एड़ी मीड़त जाए। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? संदेह है, विशेषोक्ति है, भ्रांतिमान है, या फिर समासोक्ति है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पाय महावर देन को नाइन बैठी आए, और इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है फ्रेंड। गोविंद पांडे पुस्तक सीरीज को पूरा सॉल्व किया गया है इसी चैनल पर। प्लेलिस्ट है फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और नहीं मिलता तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। दृष्टि पुस्तक सीरीज और गोविंद पांडे पुस्तक सीरीज को पूरा सॉल्व किया गया है। तो फ्रेंड, इसमें क्या कहा क्या गया है इसका अर्थ समझ लीजिए। ठीक है, पाय महावर देन को जब नाइन जो होती है ना, जो महावर लगाती है पैर में, तो आती है, तो नाइन बैठी आए, फिर जान महावर एड़ी मीड़त जाए। लेकिन वो जो है जब महावर में अपनी उंगली डुबोती है, ठीक है, तो उसको लगता है कि मैं जिसको महावर लगा रही है वो सोच रही है कि ये उसकी वो है जिससे लगाया जाता है, वो सॉफ्ट वाला उस ऐसे कुछ होता है सॉफ्ट सा, तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये लगाने वाला मतलब वो है स्टिक है या फिर एड़ी है। ठीक है, जिसके एड़ी में लगाया जा रहा है, जिसके पैरों में महावर लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको भ्रांति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार है। इसको मैंने अच्छे से समझाया है, आप अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को देखने से पहले चलिए हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेंगे। यहाँ पे देखिए, जहाँ समानता के कारण किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु का भ्रम हो, वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। इस उदाहरण में नायिका पैर में महावर लगाने के लिए नाइन आई, लेकिन नायिका के पैर में लालिमा इतनी थी, नाइन को पहले से ही महावर लगे होने का भ्रम हो गया। तो यहाँ पे दूसरे टाइप से समझाया गया है फ्रेंड, और हमें दूसरे टाइप से पता था, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, चाहे जिस भी टाइप से, कारण आपको पता होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या है कि भ्रमित हो जा रहा है इंसान कि ये पैर है या फिर कुछ और कोमलता से ले लीजिए, या फिर ये जान लीजिए कि एड़ी की लालिमा ऐसी थी जितनी महावर की होती है, पहले से ही लगा मालूम प्रतीत हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्ट नायक, भट्ट लोलट। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है फ्रेंड? तो अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्टनायक या लोलट। तो भट्टनायक हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, और भी कुछ आचार्य का समय, दर्शन और सिद्धांत देख लीजिए। तो भट्ट लोलट 9वीं शताब्दी के आचार्य हैं ये, और उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत से हैं और मीमांसा दर्शन से हैं। भट्ट शंकुक 9वीं शताब्दी के ही हैं, अनुमतिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, न्याय दर्शन से प्रभावित हैं। और भट्ट नायक 10वीं शताब्दी के हैं, भुक्तिवाद या भोगवाद सिद्धांत से हैं ये, सांख्य दर्शन जिनका मत है। और अभिनव गुप्त 11वीं शताब्दी के आचार्य हैं, अव्यक्तिवाद शैव दर्शन से प्रभावित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप, स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है? तो स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है फ्रेंड? कायिक, वाचिक, आहार या फिर सात्विक? ठीक है, तो देखिए ये सात्विक अनुभव है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, स्वरभंग कैसा अनुभव है? तो ये सात्विक है। आप जानते हैं अनुभव 4 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार के हैं। सात्विक अनुभव, इसे मानसिक अनुभव भी कहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न बनता है आपसे, किस अनुभव को मानसिक अनुभव भी कहते हैं? तो सात्विक अनुभव को मानसिक अनुभव भी कहते हैं। यह पवित्र माना जाता है। इसके 8 भेद हैं।
कौन कौन से? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। ठीक है, तो ये 8 भेद भी आपको याद होने चाहिए फ्रेंड। और देखिए कायिक, कायिक का मतलब क्या होता है? कायिक का मतलब जो है शारीरिक। काया, काया कहाँ देखी जाती है? शरीर में होती है फ्रेंड। तो कायिक शारीरिक चेष्टाओं को प्रकट करता है या करना। कायिक का मतलब क्या होता है? शारीरिक चेष्टाओं को प्रकट करना। और वाचिक या वाणी, वाचिक का मतलब वाचन करना। ठीक है, जहाँ पे वाणी का प्रयोग हो। आहार का मतलब आपकी वेशभूषा, आभूषण, अन्य साज सज्जा से आ जाता है फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, लोक वृत्तानुकरण नाट्य में तन्मया कृतम, यह कथन किस आचार्य का है? तो लोक वृत्तानुकरण नाट्य में तन्मया कृतम, यह कथन किस आचार्य का है? भरत मुनि का है, अभिनव गुप्त का है, धनंजय का है या रामचंद्र गुरुचंद्र का है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। तो लोक वृत्तानुकार, तो फ्रेंड ये कथन किसका है आप देख सकते हैं। तो ये कथन भरत मुनि का है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और आज क्लास थोड़ी सी छोटी होगी, ठीक है, रोज़ की तरह नहीं होगी और कल से कंटिन्यू रहेगी क्लास। कथन है फ्रेंड, लोक वितान अनुक्रम कृतम, यह आचार्य भरत मुनि का है। प्रतिमा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, अभिनव गुप्त का कथन है। और विभाव वैरन भावेश सात्विक कैवर्य व्यभिचारिश। देखिए मुझे संस्कृत प्रोनाउंस करने में दिक्कत है तो आप माफ़ी कीजिएगा और इसको खुद ही समझ लीजिएगा। तो विभाव वैरन भावेश सात्विक कैवर्य व्यभिचारी भी, ये धनंजय का कथन है। और रस को सुख कारक और दुख कारक 2 भागों में बांटा। किसने बांटा है? रामचंद्र गुरुचंद्र। और इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? नाट्य दर्पण। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, काव्य तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावता, काव्य तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावता, यह उक्ति किस आचार्य की है? भामा की है, दंडी की है, उद्भट की है या फिर मम्मट की है? तो काव्य तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावता, यह आचार्य किस आचार्य की है? तो ये भामा की है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलने से पहले व्याख्या जरूर देखेंगे। तो ये रहा कथन और कथनकर्ता, ठीक है, को देखते हैं। नैसर्गी चा प्रतिभा श्रुत चा बहुमूल्य निर्मलम, ये कथन किसका है? तो आचार्य दंडी का है। शांत रस को रस में विवेचन में सर्वप्रथम स्थान देने वाले आचार्य कौन है? तो उद्भट हैं। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य वेदपाच, ठीक है, ये कथन किसका है? तो ये मम्मट का है। एक बार फिर से देखते चलते हैं उसको। तो काव्य तु प्रतिभावता, ये आचार्य भामा का है। नैसर्गिकी चा प्रतिभा श्रुत चा बहु निर्मलम, ये दंडी का है। शांत रस को रस विवेचन में सर्वप्रथम स्थान देने वाले आचार्य कौन हैं? तो उद्भट जी हैं। और शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद वेदपात, यह कथन किसका है? तो यह कथन मम्मट का है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, औचित्य रस सिद्धस्य स्थिर काव्यस्य जीवितम, औचित्य रस सिद्धस्य स्थिर काव्यस्य जीवितम, यह उक्ति किस आचार्य की है? आनंदवर्धन की, मम्मट की, क्षेमेंद्र की या विश्वनाथ की है? तो औचित्य रस सिद्धि स्थिर काव्य जीवितम, यह किसकी है फ्रेंड? औचित्य, तो ये किसकी है? ये क्षेमेंद्र की है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और देखिए और भी हैं। चारुत्तोकर्ष निबंधना ही वाच्य व्यंग्यो प्राधान्य विवक्षा, आनंदवर्धन की उक्ति है फ्रेंड। आनंदवर्धन किस शताब्दी के हैं? तो 9वीं शताब्दी के। शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषा, इस कथन के कथनकार मम्मट जी हैं, 11वीं शताब्दी के। और वाच्य त्रिणयनी वाणंगे ध्वनिस्थ काव्य भूक्तमम, आचार्य विश्वनाथ, 14वीं शताब्दी। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? कारणमाला,
माला दीपक, एकावली, काव्यलिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड, कौन सा नहीं है पूछा गया है, ठीक है। कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? तो कारणमाला, माला दीपक, एकावली तो है, लेकिन काव्यलिंग नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जहाँ पर क्रम से या श्रृंखलाबद्ध वर्णन इस प्रकार से हो कि आगे के लिए कड़ी या माला बनती जाए, वहाँ पे करुणमाला, दीपक और एकावली अलंकार होता है। परंतु जहाँ युक्ति द्वारा कारण देखकर पद या वाक्य के अर्थ का समर्थन किया जाता है, वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखते चलते हैं फ्रेंड। और अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो नगेंद्र नंद दुलारे वाजपेयी, डोंट रिपीट, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह, ठीक है। तो इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, डॉक्टर नगेंद्र ने। हिंदी आलोचक, यहाँ पे हिंदी आलोचक की जगह अगर कुछ और होता या फिर हिंदी ना दिया होता तो कौन होते? आप कमेंट जरूर कीजिए। तो कौन होते फ्रेंड? तो भट्ट नायक होते, ठीक है। देखिए, साधारणीकरण के प्रणेता कौन माने जाते हैं? भट्ट नायक। अगर हिंदी में आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है। और उन्होंने यह व्याख्या देते हुए कहा है कि कवि की भावना ही साधारणीकरण है। आचार्य शुक्ल, आलम्बन धर्म का साधारणीकरण माना जाता है। श्याम सुंदर दास ने भावक या पाठक को साधारणीकरण माना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न का उत्तर आप देख ही रहे हैं, फिर भी हम देखते हैं। श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो श्लेष अलंकार फ्रेंड 2 प्रकार का होता है। श्लेष का अर्थ चिपका हुआ होता है, आप जानते ही हैं। तो एक है अभंग श्लेष और दूसरा है सभंग श्लेष। अगले प्रश्न को देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। और अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास वर्मा की कृतियों का सही अनुक्रम है? बड़े भाई, भारतेंदु युग, परंपरा का मूल्यांकन, भाषा, साहित्य और संस्कृति। भारतेंदु युग, भाषा, साहित्य और संस्कृति, परंपरा का मूल्यांकन, बड़े भाई। भाषा, साहित्य और संस्कृति, परंपरा का मूल्यांकन, बड़े भाई भारतेंदु, या परंपरा का मूल्यांकन, बड़े भाई, भाषा, साहित्य और संस्कृति, भारतेंदु, ठीक है। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा की कृतियों का सही अनुक्रम है प्रेम भारतेंदु युग, ठीक है। और भाषा, साहित्य, भाषा तो है ही, और संस्कृत फिर से देखिए यहाँ से देखिए, एक तो भारतेंदु युग है, दूसरे भाषा है, तीसरे साहित्य और संस्कृति है, परंपरा मूल्यांकन और बड़े भाई, ठीक है। परंपरा मूल्यांकन और बड़े भाई है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। और यहाँ पे देखिए आप और भी अन्य कृतियों को देखते चलिए। प्रेमचंद्र 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, भाषा, साहित्य, संस्कृति 1954, आस्था और सौंदर्य 1961, भाषा समाज 1961, परंपरा का मूल्यांकन 1981, बड़े भाई 1986। देखिए बड़े भाई साहब ये किसका है? तो ये प्रेमचंद का है, याद रखेंगे आप। और बड़े भाई किसका है? तो रामविलास शर्मा का है। प्रगति और परंपरा 1948, प्रेमचंद्र और उनका युग 1952। निराला की साहित्य साधना 3 भाग में है, ठीक है। पहला 69, 72, 76, ठीक है। तो 1969, 72, 76 निराला की साहित्य साधना। और हिंदी जाति का साहित्य 1986, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001, भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य विकास परंपरा 1975, महावीर प्रसाद द्विवेदी
और हिंदी नवजागरण 1977, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप थोड़ा सा जूम करके देखिएगा, ठीक है। आई होप आपने ले लिया होगा। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए फ्रेंड, हमारी बात को आप बुरा मत मानिएगा। अगर यही प्रश्न आपको किसी कोचिंग वाले के द्वारा मिलता तो आप खूब ज़्यादा लाइक करते, शेयर करते, ठीक है। रहता है यही सब कुछ, लेकिन आम चैनल को आप शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमें भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। हमें भी अच्छा लगेगा, हम आपके लिए ऐसे कंटेंट और भी लाते रहेंगे, ठीक है। और आप जिस भी बुक को रीड करने को कहेंगे हम उस बुक को रीड कर देंगे। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हुए चलिए। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। और मैंने बताया था आपको क्लास आज थोड़ी सी छोटी रहेगी, तो 1-2 प्रश्न देखने के बाद हम क्लास को स्टॉप करेंगे। तो देखिए, भरत मुनि किस संप्रदाय से हैं फ्रेंड, ठीक है। भरत मुनि किस संप्रदाय से हैं, तो फ्रेंड भरत मुनि किस संप्रदाय से हैं, तो ये रस संप्रदाय से हैं, ठीक है। और दंडी अलंकार संप्रदाय से हैं, आनंद वर्धन ध्वनि संप्रदाय से हैं, और बामन रीति संप्रदाय से हैं। बहुत ही आसान प्रश्न था, 1 का 3। तो 1 का 3 आइए देखिए किस ऑप्शन में है, तो 1 का 3 ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो 3, 4, 1, 2 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, भरत मुनि 2वीं शताब्दी के हैं, रस संप्रदाय। दंडी 7वीं उत्तरार्ध अलंकार संप्रदाय। बामन 8वीं 9वीं के बीच के हैं, तो रीति संप्रदाय। आनंदवर्धन 9वीं ध्वनि संप्रदाय। कुंतक 10वीं उत्तरार्ध वक्रोक्ति संप्रदाय, ठीक है। और देखिए सबका ग्रंथ याद ही होगा, आपको दिया गया है। और अगला प्रश्न है ये जो प्रश्न है साथियों, तो ये प्रश्न आपके पाश्चात्य काव्य शास्त्र से है, ठीक है। तो इसको भी हम करके चलते हैं। यहाँ पे देखिए, कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, यह कथन किसका है। एडिशन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज या फिर मैथ्यू अर्नाल्ड। तो ये कॉलरिज का है, ऑप्शन सी इस राइट आंसर है। और भी कुछ आलोचक और मत को देख लीजिए। कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, ये वर्डवर्थ का कथन है। कल्पना सर्वप्रथम प्रत्यक्ष दृष्टि से प्रभावित होती है, एडिशन का है। और काव्य जीवन की आलोचना, ये मैथ्यू अर्नाल्ड का है, ठीक है। किसका है, तो मैथ्यू अर्नाल्ड का है फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न देखिए। और अगला प्रश्न हम छोटा कर रहे हैं थोड़ा सा स्क्रीन, देखिए इसको सुमेलित करना है। तो देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 ईस्वी, और द फिलॉसफी ऑफ रेटरी 1926 ईस्वी, और साइंस ए पोएट्री 1936 ईस्वी, ठीक है। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कब है, तो 1922 ईस्वी में है। तो पहले का दूसरा आइए देखिए किस ऑप्शन में है, तो पहले का दूसरा किस ऑप्शन में है फ्रेंड, तो पहले का दूसरा आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। और इनके ग्रंथ देखिए, इनके ग्रंथ हैं। I.A. रिचर्ड के ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक 1922 ईस्वी, मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 ईस्वी, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 ईस्वी, साइंस एंड पोएट्री 1926 ईस्वी, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 ईस्वी, द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिका 1936 ईस्वी, ठीक है।